मैं डॉक्टर पीएल पटेल। इस तीसरे खंड में मैं ग्रीन का राज दर्शन को देन पर चर्चा करूंगा। और यदि देखा जाए तो राजनीतिक चिंतन में ग्रीन का बहुत ज़्यादा महत्व है। उन्होंने कई राजनीतिक विचारधाराओं के विचारों को परिवर्तित किया, संशोधित किया, परिमार्जित किया और उन्हें नए रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ग्रीन ने उदारवाद और आदर्शवाद के दोषों को संशोधित किया, उदारवाद को नैतिक एवं सामाजिक रूप प्रदान किया और आदर्शवाद का परिमार्जित कर उसे एक सभ्य विचार में बदल दिया। इन सब के अतिरिक्त ग्रीन के योगदान का संक्षिप्त विवेचन अग्र बिंदुओं में किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले है उपयोगितावाद में संशोधन। बेंथम के उपयोगितावाद पर यदि हम विचार करें तो उपयोगितावाद में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं जिनका ग्रीन ने विरोध किया या जिसको सुधारने की कोशिश की। पहला है, व्यक्ति को उपयोगितावाद में स्वार्थी बताया गया है। दूसरा है, व्यक्ति सुख की दृष्टि से ही समाज में कोई भी कार्य करता है या राज्य में कोई भी कार्य करता है। और तीसरा है, राज्य के कार्य सुख और दुख के आधार पर होते हैं। और चौथा है, राज्य के कार्यों की कोई सीमा नहीं है। तो ये चार प्रमुख दोष, इसके अलावा और भी दोष हैं जो ग्रीन को बेंथम के उपयोगितावाद में मिलते हैं। इसी प्रकार मिल के विचारों में ग्रीन को कई दोष मिलते हैं। उनमें से मुख्य ये है कि मिल के अनुसार व्यक्ति के स्व संबंधी और पर संबंधी कार्य अलग अलग हैं और इसमें राज्य द्वारा पर संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ग्रीन ने बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में संशोधन किया है तथा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक बाह्य कार्यों तथा आंतरिक इच्छा में अंतर किया है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति का प्रयोग करके बाह्य कार्यों को पूरा कर सकता है, आंतरिक इच्छा से उत्पन्न कार्यों को पूरा नहीं कर सकता है। इस प्रकार उसने बाह्य कार्यों को राज्य से संबंधित माना और आंतरिक कार्यों में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान किया। लेकिन बाह्य कार्यों में भी जो गलत हैं उन कार्यों को उसने नियंत्रित करने की बात कही, सारे कार्यों को नहीं। दूसरा है उदारवाद का संशोधन। ग्रीन ने उदारवाद की पुनर्व्याख्या की और पुनर्व्याख्या करने के बाद अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अंतर को स्पष्ट कर दिया। कुछ पुराने उदारवादियों ने राज्य के आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से पृथक रखा था, जिसे ग्रीन ने बदल दिया। कहने का अर्थ ये है कि अब ग्रीन के विचारों के बाद ग्रीन के अनुसार राज्य आर्थिक कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि पुराने उदारवादियों के अनुसार राज्य आर्थिक कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि पुराने आदर्शवादियों ने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में अंतर करके अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण को अस्वीकार किया था, जिसे ग्रीन ने स्वीकार किया। तीसरा है आदर्शवाद का संशोधन। हीगल जैसे कुछ आदर्शवादियों के विचारों में कुछ दोष थे। जैसे तीन चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, जैसे राज्य को ईश्वर तुल्य बताना, युद्ध का समर्थन करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को ठुकराना। ये तीन दोष कुछ आदर्शवादियों के विचारों में थे, जिसे ग्रीन ने स्वीकार नहीं किया। और ग्रीन युद्ध को प्रत्येक दशा में अपूर्ण राज्य की विशेषता बताता है और अंतर्राष्ट्रीयतावाद को स्वीकार करता है। और चौथा है व्यक्तिवाद का संशोधन। यह एक महत्वपूर्ण देन है ग्रीन की। पहले व्यक्तिवाद का आधार उपयोगितावाद था, परंतु ग्रीन ने व्यक्ति को भौतिक सुख का इच्छुक न मानकर उसकी आत्मा का विकास और समाज का हित करने वाला प्राणी बताया। और समाज का हित करने वाला प्राणी केवल सुख के आधार पर किसी कार्य को करने के लिए अपना आधार नहीं बनाता।
दूसरी चीज़ ये कि प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करके व्यक्ति के अधिकारों की नई व्याख्या ग्रीन ने की है। पांचवा है आदर्शवाद और व्यक्तिवाद का समन्वय, अर्थात ग्रीन ने आदर्शवाद और व्यक्तिवाद दोनों का मिश्रण किया है। दोनों की अच्छाइयों को लेकर एक नवीन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया हमारे सामने। ग्रीन राज्य को साध्य नहीं मानता और संप्रभुता को निरंकुश नहीं मानता। उसके अनुसार राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, अर्थात शक्ति के आधार पर कोई भी राज्य का राजा बहुत अधिक लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता, वो भी बहुसंख्यक समाज पर। इसका उदाहरण यदि आप देखेंगे तो आपको इतिहास में मिलेगा भी। जैसे एक उदाहरण तो हम ये ले सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने शक्ति के दम पर बहुत अधिक लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। और भी कई उदाहरण ऐसे हमको विश्व के इतिहास में पढ़ने के लिए मिल जाते हैं कि शक्ति के आधार पर बहुत अधिक लंबे समय तक कोई भी देश की सरकार शासन नहीं चला सकती। लोगों की इच्छा के आधार पर चलने वाली सरकार बहुत स्थायी होती है, बहुत अधिक लंबे समय तक चलती है। और छठवां है ग्रीन के महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार। ग्रीन ने राजनीतिक चिंतन को दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी प्रदान किए हैं, जिनमें से यहाँ पर कुछ की चर्चा की जा रही है। जैसे पहला है स्वतंत्रता एवं अधिकार संबंधी विचार, राज्य एवं संप्रभुता संबंधी विचार, संपत्ति और विश्व बंधुत्व संबंधी विचार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का सुझाव। इस प्रकार ये सब इसके महत्वपूर्ण विचार थे ग्रीन के, जिसने राजनीतिक व्यवस्था को कई आधार प्रदान किया। सातवां है ग्रीन का अन्य लेखकों पर प्रभाव। ग्रीन के जितने भी राजनीतिक विचार हैं उन विचारों से कई अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रभावित हुए, जिसमें ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक भी शामिल हैं, जैसे सर हेनरी जोन्स, जॉन वाटसन, मैकेंजी, अर्नेस्ट वाकर, फिशर और अमेरिकन विचारक नॉर्मन वाइल्ड जैसे विचारकों पर ग्रीन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो ग्रीन के विचार और उनकी देन की बात यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।